आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट से जो क्रॉप रिसर्च, फार्मर्स और चेंजिंग क्लाइमेट के बीच का कनेक्शन ग्राउंड लेवल पर स्टडी करती हैं। वी हैव विद अस मिसेस दीपाली तिवारी। मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you. So to begin with, I want to know your journey behind you becoming a scientist and the current research you're working on. Myself, Dr. Dipali, as you said, I'm a graduate of GB Pant University of Agriculture and Technology, the pioneer university in agriculture. After graduating from that university and getting my PhD, I joined a World Bank project for 2.5 years. And after that, in 2003, I joined GB Pant University. And मेरा जो job था, that was becoming a bridge between the research of agriculture and the farmers. Because कोई भी एग्रीकल्चर का रिसर्च है, कुछ भी हम जो काम करते हैं किसानों के लिए, वो तब तक यूजफुल नहीं है until unless it reaches to the farmers. जब तक वो किसानों तक नहीं पहुँचेगा, we are working from them ना, उन्हीं के लिए तो काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, रिसर्च हो रही है। पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो मेन एम है वो है टू प्रोवाइड गुड ग्रेजुएट्स इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर को एक साइंस की तरह बनाते हुए। दूसरा उनका जो एम है वो है कंडक्ट रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करने का। एंड आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर कि जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है वो हमारी पायनियर रही है इन ग्रीन रिवोल्यूशन। तो उस समय जब हमारे 1960 में हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ था लॉन्ग बैक, और उसके बाद ही ग्रीन रिवोल्यूशन आया हमारे देश में एंड वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट एज फार एज आवर ग्रेन प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड अदर थिंग्स आर कंसर्न, राइट। तो उसके बाद अब उसका काम है अच्छे ग्रेजुएट्स बनाना, अच्छी रिसर्च करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी रिसर्च होती है उसको फार्मर के डोर स्टेप तक ले जाना। क्योंकि इन दोनों चीज़ों का मतलब तभी है, इट इज़ ओनली यूजफुल व्हेन इट रीचेस टू द लास्ट स्टेक होल्डर कौन, हमारे फार्मर्स। अगर फार्मर तक वो रिसर्च नहीं पहुंचती है, नई जानकारी नहीं पहुंचती है, तो रिसर्च का, एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं है। तो इस तरीके से मैंने लॉन्ग बैक 2003 में ज्वाइन किया था कृषि विज्ञान केंद्र चंपावत। और उसके बाद आई गॉट ट्रांसफर टू पंतनगर यूनिवर्सिटी। आई टॉट स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ पे 8-10 साल टीचिंग भी किया। उसके बाद आई वॉज ट्रांसफर टू KVK अल्मोड़ा, देन KVK नैनीताल, जोलीकोट, वेयर आई एम प्रेजेंटली वर्किंग। बट अगेन 2 साल के लिए आई वेंट टू चंपावत एज ऑफिसर इंचार्ज वहाँ पर। अभी अगेन आई एम बैक टू KVK जोलीकोट एंड आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर इन हॉर्टिकल्चर। और मेरा काम अगेन वही है, कृषकों और नई जानकारियों के बीच के गैप को कम करना, उनकी समस्याओं को समझना, एग्रीकल्चर के फील्ड में उनको इस बात के लिए अवेयर करना कि सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप देख रहे होगे हमारा वातावरण बदल रहा है, हमारी क्लाइमेट बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं दीज डेज। तो उसके साथ फार्मर को अपडेट करते हुए अपने लिए आय डबल करना। क्यों? क्योंकि उसको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपना टोटल सोशल अपलिफ्टमेंट करना है। बट वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को क्या देके जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो इस बात के लिए फार्मर को अवेयर कराने के साथ साथ उसको वैसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवेयर कराना कि वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर अपने आर्थिक स्तर को, अपने सामाजिक स्तर को, सोशल अपलिफ्टमेंट अपना कर सके और अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ा सके। दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर द फार्मर्स। सो वी वर्क, हम लोग थोड़ी रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च इन द सेंस जो पंतनगर यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है वो हम लेते हैं, फिर उसको अपने फील्ड में उसको हम टेस्ट करते हैं। हमारे 3 मेन एजेंडा हैं। पहला तो कैपेसिटी बिल्डिंग, कि हमें फार्मर को नई टेक्निक्स के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। हम कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर की करते हैं। अब कैपेसिटी बिल्डिंग भी 3 तरीके से होती है। पहला, आप उनका नॉलेज एनहांसमेंट करते हैं। आप किसी कोई नई चीज़ आई, फॉर एग्जांपल जैसे लेट मी टेक वन एग्जांपल, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, राइट। तो हम फार्मर को ये बताते हैं कि अगर आप अपनी सब्जियां जैसे
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स क्लाइमेट, पहाड़ों में ये पॉसिबल है कि हम पॉली हाउस को बहुत सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो हम उनको ये बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, इसमें ये फ़ायदा है, इसको ऐसे किया जाता है। ये हो गई नॉलेज देना। बट वो नॉलेज तब तक यूज़फुल नहीं है। वो सेकेंड लेवल आता है स्किल अपलिफ्टमेंट का और स्किल डेवलपमेंट का। वो होता है जिसमें हम उनको स्किल देते हैं। नॉलेज नहीं, उनका स्किल एनहांसमेंट करते हैं कि आपको क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। अगर आप पॉली हाउस लगा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसमें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको खुद वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके साथ आपको कौन सी वैरायटीज़ लगानी चाहिए। सपोज़ आप शिमला मिर्च लगा रहे हैं, कैप्सिकम लगा रहे हैं, कलर्ड कैप्सिकम लगा रहे हैं। अगर आप बाहर भी वही क्रॉप लगा रहे हैं, अंदर भी वही क्रॉप लगा रहे हैं, तो फार्मर को कोई यूज़ नहीं है ना उसका। ही शुड गो फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो उनको लगाने की जो टेक्निक है, जैसे अगर आपको टोमेटो लगाना है तो उसमें हमें छोटा प्लांट नहीं लगाना है, हमें ऐसा प्लांट लगाना है जो कम से कम 7, 8, 9 फीट तक जाए और इवन मोर। तो उसमें क्रॉप वो कैसे करना है, उसके लिए आपको काट छाट कैसे करनी है, आपको उसको ट्रेल कैसे करना है, ट्रेन कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को एक साथ लेते हुए ये दूसरा उसका स्किल हुआ। दूसरा, हम फार्म जो रूरल यूथ होता है, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, कई बार बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हम ऐसी कहते हैं ना, एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ होम साइंटिस्ट हैं, वो कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग देती हैं। या हम उनको अभी नेचुरल फार्मिंग का बहुत कंसेप्ट चल रहा है, तो उनको कैसे उसके इनपुट बना सकते हैं बच्चे। या ऑर्चर्ड है तो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के लिए जो काट छाट वाला काम है, लोगों के पास ऑर्चर्ड है, आपके पास स्किल है, आप जाइए पेमेंट बेसिस पे काम करिए, आपके लिए तो आप उन लोगों को ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इसके अलावा हम फार्मर्स को ट्रेन करते हैं और हम एक्सटेंशन फंक्शनरीज जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं उनको भी ट्रेन करते हैं। फिर जो दूसरा कंपोनेंट आता है रिसर्च का। रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम जो यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में नई टेक्नोलॉजीज इस एरिया के लिए हो रही हैं, उनको लाके अपने फार्म में टेस्ट करते हैं। और एट द सेम टाइम हम पार्टिसिपेटरी मोड में फार्मर्स के यहाँ भी उसे टेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि कहते हैं ना, जैसे आपने एक कुर्ता लिया, सपोज यू बाय अ कुर्ता फ्रॉम द मार्केट और अ शर्ट और समथिंग, बट हो सकता है कि इट्स नॉट फिटिंग यू दैट प्रॉपर्ली, तो उसको आप काट छाट करते हो ना। तो टेलरिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसको हम ये कह सकते हैं कि उसको काट छाट करके उसमें कैसे 2 से 3 साल हम उसे टेस्ट करते हैं। फिर ये लगता है हाँ इस, और उसका फीडबैक हम वापस जो रिसर्च यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से उस रिसर्च को टेलर करके फिर एक फाइनल रिसर्च उनके लिए तैयार करते हैं, एक फाइनल रिकमेंडेशन तैयार करते हैं। जब वो हो जाता है फिर उसको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन मोड में लाते हैं। जैसे ये वाला काम हम 5 से 7 फार्मर्स के साथ करते हैं, क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट रिस्क। तो जो बिल्कुल प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, जिसे हम प्रगतिशील कृषक कहते हैं, जो ओपन माइंडेड होते हैं, हु कैन take that risk. They want to actually adapt to that. And they also participate in the research ना। तो उसके आधार पे वो करने के बाद हम उसको फिर जब वो टेलर टेक्नोलॉजी को we take to the farmer speed, उस बार हम 25, 30, 50 फार्मर्स के यहाँ से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और ऐसी जगह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एक फार्मर से कम 10 से 12 किसान आके देखें हाँ एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वी शुड गो फॉर इट। तो फिर जब वो सक्सेसफुली हो जाती है फिर वी गिव दैट टेक्नोलॉजी टू द लाइन डिपार्टमेंट। मतलब जो स्टेट डिपार्टमेंट है हम उसे दे देते हैं फॉर फर्दर एक्सटेंशन, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्टाफ है। वी आर अ ग्रुप ऑफ 6 to 6 साइंटिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उन लोगों के पास हर ब्लॉक में लोग हैं, तो दे गो फॉर फर्दर एक्सटेंशन। तो दिस इज हाउ वी वर्क। So before we get into the largest challenges of hill agriculture, मैं जानना चाहूँगी जो अभी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स है। सो अभी एक टर्म बहुत पॉपुलर हो रहा है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो हाउ हैव यू नोटिस्ड कि ये चेंज आ रहा है अभी? एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज़ नॉट अ चेंज। ये यहाँ का ट्रेंड है। The hill agriculture is fairly dominated by women's. जो women power है, हम नारी शक्ति जिसे कहते हैं, maximum work is being done by them only. ऐसा क्या है, और आज से नहीं है, लॉन्ग बैक आप देखिएगा पहले भी एग्रीकल्चर जो हिल्स का था वो वुमेन इसलिए डोमिनेट करती हैं क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है ना, वो दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी ऑर्डर इकोनॉमी। राइट। मनी ऑर्डर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि या तो जॉब की खोज में, एंड इनिशियली और अभी भी मैक्सिमम जो यूथ है पहाड़ का वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करता है।
तो दे गो टू द आर्म फोर्सेज, साल में एक बार 1 महीने के लिए आते हैं. हाँ. एंड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ऑफ द फार्म फील्ड्स, एवरीथिंग इज Lies to the women. वुमेन के कंधे पर है. दे विल डू इट, वो दे आर डूइंग इट. तो राइट फ्रॉम मॉर्निंग से अगर आप उनका स्केड्यूल देखेंगे तो मॉर्निंग 4 o'clock दे गेट अप, सारा घर का काम, बिकॉज वहाँ कोई हाउस हेल्प नहीं होती है. 80% घरों में विमेन अपना काम खुद करते हैं. राइट फ्रॉम, एंड एवरी हाउस होल्ड हैज़ एनिमल्स. उनके पास गाय ज़रूर होती है. वो वहाँ का कल्चर कि उनको गाय रखनी है अपने. ठीक है, तो गाय का काम करेंगे. देन दे विल सर्व टी टू द एल्डर्स. बच्चों को स्कूल के लिए भेजेंगे. घर का झाड़ू पोछा कटका जितना काम होता है, दे विल डू ऑल द हाउस होल्ड को जितने करने हैं. उसको करने के बाद उसी बीच में उनका नहाना धोना, भगवान की पूजा संध्या सब हो जाती है. ठीक, उसके बाद दे विल प्रिपेयर फूड. और उसके बाद आफ्टर से, और ये सारा काम हो जाता है फ्रॉम 4 o'clock इन द मॉर्निंग टू से 9:30 10 इतने तक. देन दे गो टू द फील्ड. Okay. उसके बाद वो खेत में जाएंगे. खेत में कभी कभी दे ऑल्सो एम्प्लॉय वर्कर्स, लेकिन घर की लेडी भी काम करती हैं जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है. मेनली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो. तो दे विल डू इट. और वो करने के बाद शाम को लौटते समय दे विल टेक, जो चारा घास काटते हैं ना गाँव के में, उनके लिए जो एनिमल्स हैं उनके लिए वो चारा भी लेके आएंगे. फिर चारा देने के साथ साथ वो घर में सबको दोबारा से एक बार चाय बना के पिलाएंगे. एंड बाय इवनिंग खाना 7-7:30 तक उनका खाना पीना हो जाता है. एंड दे गो टू द बेड. तो टोटली होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ वुमेन. वही लोग ज़्यादातर काम करते हैं. हाँ, अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है आफ्टर कोरोना. जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, दे आर कमिंग बैक एंड दे हैव स्टार्टेड अपना भी काम कर रहे हैं. Why do you think कि अभी like females इतना काम कर रही है, but then they still underestimated hilly areas में? हाँ, ये थोड़ा सा तो है. आई वोंट से अंडरएस्टिमेटेड, बट हाँ थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफ़ी है कि सारी इकोनॉमी उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, बट डिसीजंस उसके नहीं होते हैं. Exactly. बट अभी रिसेंटली चेंजेस आ रहे हैं. वी ऑल आर वर्किंग. गवर्नमेंट भी हमारी अच्छा काम कर रही है उसमें. सभी लोग कर रहे हैं, मतलब NGOs वर्क कर रहे हैं. और सब लोग ये काम कर रहे हैं कि दे आर प्लानिंग. और बहुत इस बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि विमेन शुड डेवलप देयर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. यद्यपि अभी स्टार्टिंग है, वो तो बहुत समय से रहा है ये चीज़, बट अभी वैसा इफेक्टिव नहीं है. बिकॉज अभी भी दे डोंट नो. उनको लगता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है कि मनी कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, उससे कभी आड़े वक्त में एक दूसरे के काम आना है. मेरे हिसाब से बात बस ये होती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जब आप कर ही रहे हो, आके बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, तो दे शुड डू समथिंग ऑन सोशल वर्क करना चाहिए. सोशल वर्क के साथ अपना कुछ करिए. अपनी जिम्मेदारियां भी बांटिए वहाँ पे. स्टार्ट समथिंग न्यू. बहुत कुछ है करने के लिए. हालांकि वो वैसे ही बहुत बर्डन है, इसीलिए वुमेन के साथ डोंट यू थिंक कि अवेयरनेस कम है इसलिए वो लोग अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ा ना एम्पावरमेंट के साथ साथ ड्रजरी पे भी काम होना. एग्जैक्टली. जैसे वुमेन पे बहुत है लोड, तो हम लोग ये काम भी कर रहे हैं. हमारे यहाँ ये काम किया जाता है कि जैसे एक छोटी सी पहाड़ की बात बताती हूँ आपको. तो फिर भी कनेक्शंस घर घर आ गए, लेकिन गाँव में कई बार नॉले से पानी लाना है पीने के लिए. तो वो पानी लेने घर की विमेन ही जाएगी, या तो बहू जाएगी या बेटी जाएगी. बॉयज़ को नहीं किया जाता. तो दे शुड इन्वॉल्व द अदर जेंडर इन वर्क एज वेल. और ये काम माँ ही कर सकती है. ये एज ओल्ड ट्रेंड है. और ये एज ओल्ड ट्रेंड है. तो ये थोड़ा सा बदलना चाहिए. बदल भी रहा है, बट अभी इसको और ज़रूरत है बदलने की. राइट. और बच्चियाँ बहुत काम भी करती हैं, पढ़ती भी हैं, इधर भी जाएंगी, और उसके साथ सारा घर का भी काम देखती हैं. तो ये थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है. तो हम लोग इसमें काम भी कर रहे हैं. जैसे वुमेन है, वहाँ पे घड़ा सर पे रख के पानी लाते हैं ना, तो ये जो ये हिस्सा होता है सर्वाइकल का, उसकी दिक्कत हो जाती है कई बार उन्हें. तो भी अवर यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड एक पीछे जैसे बैग होता है ना, बैग ऐसा इन्होंने बनाया जिसके अंदर आप पानी के डब्बे रख के ला सकते हैं. मतलब पानी उसमें वाटर कैरिंग बैग बनाया उन्होंने कि और वुमेन को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है. या जैसे ऐसी दरातियाँ बनाई हैं कि जो एक बार में ज़्यादा घास काट रही है ना, ज़्यादा एरिया कवर करेगी. तो कम टाइम में ज़्यादा एरिया. देयर इज़ नीड टू वर्क ऑन दिस. थोड़ा सा वुमेन के लिए अपने हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस करने की उन्हें बहुत ज़रूरत है. क्योंकि वो अगर वर्क फोर्स है तो उनको सपोर्ट भी इतना ही मिलना चाहिए. देखिए, वर्क फोर्स होने में कोई बुरा नहीं है. शहरों में भी हम जाते हैं तो लेडीज़ भी अब बराबर का काम कर रही हैं. दे आर वर्किंग, दे आर एम्प्लॉयड, तो दे आर डूइंग. और उसमें कोई बुराई नहीं है. बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर नहीं करो तो
ठीक नहीं है, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है आपका लेकिन उनका फिर उतना ही सेव भी होना चाहिए, डिसीजंस भी उनके होने चाहिए। बदल रही है सिचुएशन, बदल रही है, स्थिति बदल रही है, लेकिन थोड़ा सा इसको हाउस होल्ड भी मैनेज होना चाहिए। हाँ, थोड़ा इसका पेस और Yes. तेज होना चाहिए। विमेन के थोड़ा एजुकेटेड हो ही रहे हैं और होना चाहिए, अवेयर और होना चाहिए, हेल्थ के लिए अवेयर होना चाहिए और तो अच्छा रहेगा। मतलब जब वर्क फोर्स एजुकेटेड होती है, अवेयर होती है तो बहुत चेंज आता है सोसाइटी में। आपने ड्रेजरी ऑफ वुमेन मेंशन करा था, इसका साइंटिफिकली मतलब क्या होता है? साइंटिफिकली मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो भी श्रम एक्स्ट्रा वुमेन पे पड़ रहा है, जो यहाँ बहुत पड़ रहा है, Okay. जो भी ड्रेजरी उनके जो एक्स्ट्रा वो लोग काम करती हैं, लाइक एक इंसान आदमी घर से बाहर निकलता है, नौकरी करता है, मॉर्निंग में उसे खाना बना हुआ मिलता है, लेडीज़ घर में खाना भी बना रही है, हाँ, बाहर जाके खेत का भी काम कर रही है ना। Yes. तो हमको उस ड्रेजरी को अगर हम उसका काम नहीं कम कर सकते, पहली बात तो ये है थोड़ा सा आपस में मिलजुल के काम करें। ये बात हो गई, सोशल हुआ, साइंटिफिक नहीं है। अब बात आती है कि अगर हमें उनकी ड्रेजरी कम करनी है तो जिन कामों में वो इन्वॉल्व हैं उसमें हमें ऐसे साइंटिफिक इंटरवेंशंस करने चाहिए कि उनका श्रम कम हो जाए। लाइक एक और चीज़ है, जैसे गांव पहाड़ों में ऐसा होता है, जो गौशाला होती है, गोट होते हैं, मकान के नीचे ही गोट होते हैं, वहीं गायों को रखा जाता है, राइट। तो उसका जो ज़मीन में होता है उबड़ खाबड़ होता है, तो उसमें बैठने में गाय को भी दिक्कत आती है, कई बार बहुत सारी बीमारी भी हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वो बाँच के पत्ते और वो उसी का डाल दिया जाता है, घास और उसको गोबर मिक्स जो वो करती है उसको उठाती है, और लेडी जो घर की लेडी काम करने वाली है, एंड शी कीप इट समवेयर, वो उसी से खाद बन जाता है। वो एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन खाद आप ऐसे भी बना सकते हो अगर उस जगह को आपने प्लेन करके उसमें एक नया इंटरवेंशन चलाया आजकल, काउमेट। थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन अगर काउमेट बिछा दिया, जानवर के लिए वो आरामदेह भी रहेगा और वुमेन के लिए उसको क्लीन करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे उनका जो एक्सक्रीटा है उसको कलेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए कि उसका जो टाइम और उसकी जो एनर्जी लग रही है, मेन ड्रेजरी रिडक्शन का मतलब ही ये है कि टाइम एनर्जी कम हो जाए। एट द सेम टाइम अब जैसे कई बार वो घर के कुछ काम कर रहे हैं, अभी कुछ ऐसे स्टूल डेवलप कर रहे हैं कि उनका पोस्चर सही रहे, राइट। तो ये सारे साइंटिफिक हैं। जैसे मैंने आपको वाटर कैरिंग बैग के बारे में बताया, अब सर पे घड़ा रख के ला रही तो कभी ना कभी तो ये चीज़ उसकी इफेक्ट होगी ना, Exactly. तो उसके हेल्थ पे फर्क आएगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर वो उसके जैसे स्कूल बैग होते हैं, वो निवाड़ का बनाया था शुरू में, पहले शुरू में प्लास्टिक का बनाया, जो वो आता है तरपाल का, अच्छा, तो वो उतना वो थोड़ा हार्ड हो रहा था, तो उसको हमने रिप्लेस किया निवाड़ से, और उसके अंदर वो बैग्स रख दिए गए, वो जो पानी के बड़े बड़े आते हैं, तो उनके लिए कम से कम कुछ तो कम हुआ ना। एक तो ये कमी हो गई कि हमने कहा कि आप हाथ बटाइए, वो हुआ सोशल, जो मैंने आपको पहले बताया। ये हुआ साइंटिफिक कि आपने उनके लिए ऐसी चीज़ें ईजाद कर दी, ऐसी चीज़ें डेवलप कर दी दैट देयर एफर्ट इज रिड्यूस्ड। At least we can not reduce their work, but we can reduce their how they do the work, how they do it. उनका हम जो कहते हैं ना, डिफ़िकल्ट नहीं बनाए टास्क, उनके लिए ईज करें। और एट द सेम टाइम ड्रेजरी के अलावा एक और बात मैं कहूँगी, उनका न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें। पहले तो मोटे अनाज, बहुत पहले की बात मैं आपको बताऊँ, पहले ये होता था कि बहू में जब घास काटने जाती थी, जो सास होती थी उनको बटुए की रोटी और भट भून के दे देती थी, क्योंकि जो उस समय जैसा एक परसेप्शन था कि गेहूँ इज़ अ सुपीरियर ग्रेन, राइट, हालांकि इट्स नॉट। मोटा अनाज मिलेट इज दे आर फार सुपीरियर देन धान गेहूँ। तो अभी क्या हुआ, तो उस समय लेकिन ऐसे होता था, बहू फिर भी खूब तंदुरुस्त हो जाती थी, तो सास सोचती थी मैं तो इसको अपने बेटे को तो मैं गेहूँ खिलाती हूँ, वो इतना तंदुरुस्त नहीं, तो बहू कैसे तंदुरुस्त है। बट ये मैंने आपको लाइटर साइड में बताया है, बट क्योंकि विमेन के साथ आयरन, कैल्शियम बढ़ती उम्र के साथ ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो दे शुड बी अवेयर कि उनको अपनी डाइट में मोटा अनाज शामिल करना है, सोयाबीन शामिल करनी है, सब्जियां शामिल करनी है, और ढेर सारे जितने जो फ्रूट्स होते हैं वो अच्छे अमाउंट में खाने हैं, जिससे उनका हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट ना, अनिमिक नहीं होना चाहिए उन्हें। जब उनको इतना काम करना है तो दे शुड बी अवेयर अबाउट ऑल हेल्थ एंड ड्रेजरी की, तो मैंने आपको बात बताई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस हिल फार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमारे सामने। हिमालयन रीजन्स को क्लाइमेट स्टडीज़ में बोला जाता है क्लाइमेट चेंज हॉट स्पॉट। तो आपने अपने वर्क में ऐसा क्या चेंज नोटिस करा है कि जो आपके लाइक ऑब्जर्वेशन में आया हो क्लाइमेट चेंज की वजह से? हाँ, मैंने पहले भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, आई मस्ट से, नॉट ओनली
ग्लोबली ये एक बहुत बड़ा इशू उभर कर आ रहा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने 2003 में आई जॉइन दिस कृषि विज्ञान केंद्र चंपावत मैंने ज्वाइन किया था एज SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। आज से मेरे ख्याल में मोर देन 23 ईयर्स हो गए, राइट। तो उस समय जब मैंने फर्स्ट विंटर्स फेस करी थी, हैवी स्नोफॉल, ओके, एंड इट यूज टू बी बहुत ठंडा। आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व दिस चेंज इन टेम्परेचर का एक। जो दूसरी चीज़ आई थी वहाँ पे वो चेंज इन पैटर्न ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल। अब आप ये कहोगे ये तो फिज़िकल फैक्टर्स हैं ना, ये आप देखिए तो ये फिज़िकल कारक है, लेकिन ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं प्रोडक्शन साइकिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एप्पल हुआ करता था एट सो मैनी प्लेसेस। अब एप्पल की वो बेल्स ऑलमोस्ट गॉन, ख़त्म हो गया उत्तराखंड से मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जो एप्पल की चिलिंग रिक्वायरमेंट थी उस समय की वैरायटी के लिए, वो अब मीट आउट ही नहीं हो रही है। मीट आउट नहीं हो रही है तो फ्रूटिंग नहीं हो रही है। अभी रिसेंटली एफर्ट्स किए जा रहे हैं एप्पल मिशन के अंतर्गत कि आप नई वैरायटीज़, लो चिलिंग वैरायटीज़, M9 ग्रुप और ये सब बताया जा रहा है, जो जिसके माध्यम से अब एप्पल का एरिया बढ़ाने की फिर बात हो रही है। बट ये अभी बात शुरू हुई है, लेकिन ये भी एक तरीके का चेंज है। पहला तो हुआ शिफ्ट फ्रॉम वन क्रॉप टू अदर। जहाँ एप्पल लगता था अब वहाँ या तो सिट्रस लग रहा है, या फिर वहाँ पर जो शिफ्टिंग चल रही है वो एप्पल से कीवी की हो गई है और नई क्रॉप्स आ रही हैं। कीवी एक नई इंट्रोडक्शन क्रॉप का हुआ है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, अब दूसरा शिफ्ट क्या मैं कहूँगी कि जैसे एप्पल होता था, दूसरी वैरायटीज़ होती थी, अब यहाँ दूसरी तरीके की वैरायटीज़, लो चिलिंग वैरायटीज़ आ रही हैं। तो ये एक तरीके का शिफ्ट है, और ऐसे ही बहुत सारी क्रॉप्स में शिफ्ट आया है। और नॉट ओनली इन क्रॉप्स, रेन फेड एरिया बढ़ता जा रहा है। वैसे ही बहुत ज़्यादा रेन फेड था, अब रेन फेड जो उत्तराखंड का एग्रीकल्चर है ना, वो टोटली रेन पर डिपेंडेंट है। सिर्फ 2% एरिया हिल्स में ऐसा होता है जो इरिगेटेड होता है। जो इरिगेटेड है मैक्सिमम उत्तराखंड का भी, वो कौन सा वाला है, जिसे भी कहना चाहिए, हरिद्वार है, तराई है, भाबर है। बट यहाँ भी पानी की कमी धीरे धीरे हो रही है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप ये देखिएगा कि यही चेंजेस आए हैं। पानी की कमी हो गई है क्योंकि स्नोफॉल नहीं हो रहा है, रेनफॉल टाइम से नहीं हो रहा है, सारी चीज़ एक महीने आगे शिफ्ट हो गई है। अदरवाइज मार्च तक अच्छा जाड़ा पड़ता था, लेकिन अभी नहीं, अभी फरवरी से जाड़ा ऑलमोस्ट गॉन। और जो रेनफॉल पहले हुआ करता था, जिसे कहते हैं ना जाड़े की बारिश, और जो उधर की बारिश होती, 2 टाइम की रेनफॉल से ही पूरा हिल्स का एग्रीकल्चर डिपेंड करता था। अभी वो बारिश ही नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही तो इट इज़ वेरी सून गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू, आप कहते हैं ना, वो कोल्ड डेजर्ट बन जाने की। तो ये बेसिक चेंजेस हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कई जगह हम ही लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट कट रहे हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी ये सारे हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम अपनी आगे वाली जनरेशन को पैसा दे के जाएंगे, काम नहीं आएगा। हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या एनवायरनमेंट दे के जाते हैं, कैसी मिट्टी दे के जाते हैं। जो सॉइल है, सॉइल का भी बहुत कुछ चेंज, जबकि वी आर ब्लेस्ड कि स्टिल वी आर वेरी प्योर सॉइल, वी हैव वेरी प्योर सॉइल विद अस। अभी भी वी आर स्टिल वेरी लकी कि हमारे पास पंजाब जैसा हाल नहीं है, बट इट इज़ डिटोरेटिंग डे बाय डे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक सस्टेनेबल सिस्टम के अंतर्गत रहना है, जिसमें हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक सेफ और प्योर इन्वायरमेंट देके जाना है, तो इस चेंज इन क्लाइमेट जो आ रहा है उसको स्टडी बहुत करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को इस बारे में अवेयर कराने की ज़रूरत है, जो हम करते हैं। वो खुद भी रियलाइज़ करते हैं इस बात को कि कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई है। ये क्रॉप रही नहीं, पुराने ज़माने में हम ये उगाते थे, ये अब उग रहा नहीं है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो, और ये सब आपस में कनेक्टेड है। They all are connected, and they all are connected to agriculture. They all are connected to social and economic status. हाँ, of ड्यू the टू क्लाइमेट farm. चेंज डू यू थिंक कुछ एम्प्लॉयबिलिटी सेक्टर में बूस्ट है, क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज बूस्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग। एक अगर आपको याद हो, कोरोना वाला टाइम याद हो,
दैट्स लॉन्ग बैक, अब हो गया उसको 4-5 साल। लेकिन पोस्ट कोरोना से एक चीज़ बुरी भी हुई, बहुत बहुत, इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ हुआ उस समय, लेकिन उत्तराखंड के हक में एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग ये हुई कि यूथ इज़ कमिंग बैक, बच्चे वापस आ गए, बिकॉज उनने अपना जॉब लूज़ किया। हाँ। तो बहुत सारे लोग वापस आए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत बच्चों ने रियलाइज़ किया कि लेट्स डू समथिंग, एंड दे आर डूइंग रियली वेल, अच्छा काम कर रहे हैं। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बूस्ट आया है, एक तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ स्टेट जहाँ पे सॉइल अभी भी अच्छी है, अभी भी हम लोग एक, हालांकि बहुत बार हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक कहते हैं, बट स्टिल हमारी मिट्टी अच्छी है, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, ठीक। तो टूरिस्ट भी यहाँ आता है। तो ये सारी चीज़ों को लेके अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा सेक्टर जो इमर्ज कर रहा है, और जो लोगों ने अभी अडॉप्ट किया है वो है इको टूरिज़्म और एग्रो इको टूरिज़्म या हॉट इको टूरिज़्म है, आई वुड से हॉट। इट्स लाइक आप ना 2-3 सेक्टर्स को मर्ज कर दीजिए। एक तो हुआ टूरिज़्म, इंसान आ रहा है, घूम के चला जा रहा है, देख के, होटल संस्कृति वाला, राइट, आए होटल में ठहरे चले गए। नहीं, अब लोग चेंज कर रहे हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट है, वैसे भी पॉपुलर हो गया है, जैसे होम स्टे का। व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर कन्वर्टिंग देयर होम इनटू एयरबीएनबी करके लोग अपने घर को। अब इसमें चूँकि यहाँ का पूरा प्रोड्यूस प्योर है, सब जानते हैं, पहाड़ का आलू, पहाड़ की सब्जी प्योर है, तो व्हाट दे आर डूइंग कि एक तो टूरिज़्म, और ये होना भी ऐसे ही चाहिए, टूरिज़्म इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो उसे कहते हैं हम इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म। कि बच्चे आ रहे हैं, मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, दे आर विजिटिंग योर होम, दे आर स्टेइंग एट योर प्लेस, देयर इज़ नो नीड टू कंस्ट्रक्ट, नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेह लद्दाख की तरह अपने पुराने, जो आपके पास पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेनोवेट करिए, जैसे लद्दाख में है। आई वुड लाइक टू मेंशन वन नेम यार, नरेंद्र सिंह भंडारी जी। जब मैं चंपावत गई थी उससे 6 महीने पहले वो वहाँ थे, और उन्होंने क्या किया था, जितने पुराने मकान थे वहाँ पे उनको कंजर्व किया, उनको रेनोवेट कराया, और उसको ही काइंड ऑफ हेल्प पीपल इन कन्वर्टिंग दैट स्ट्रक्चर इनटू होटल में या होम स्टेज में, नॉट इनटू होटल, होम स्टेज में। तो होम स्टेज में जब उसे कन्वर्ट किया, उसी के आसपास आपकी खेती हो रही है। आप अपने गेस्ट को खेत में ले जाइए, उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है कि व्हाट यू वुड लाइक टू हैव। आप उनके लिए लोकल चीज़ें बनाइए, अपनी पहाड़ी हरी सब्जी सर्व करिए उनको, जो डिफरेंट हमारी वेजिटेबल्स हैं, गडेरी जो नेचुरली हो रही हैं, या वैसे भी सब्जियां जो आपके फील्ड में नेचुरली हो रही हैं। तो हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व कर लिया ना आपने उसमें, तो हॉर्टी इको। ऐसे आप अपने पीच के, जैसे रामगढ़ की साइड में पूरी बेल्ट पीच होता है, बहुत अच्छा पीच होता है। तो अभी लोग क्या करते हैं, जो भी गेस्ट आता है उसको अपना ये मई जून में अभी जब शुरू हो जाएगा यहाँ पीच आना, तो दे टेक देम फॉर अ ट्रैकिंग, ले जाएंगे वहाँ पे, एंड दे विल विजिट। और बड़ा सुंदर लगता है जब आप उसको देखोगे, एक इसका जो ऑर्चर्ड होता है पीच का, तो दे विल प्लक फ्रूट भी लेंगे, और दे विल ईट इट, दे विल टेक इट फॉर अपने लोगों के लिए वहाँ से ले जाएंगे, बिकॉज दे नो कि सारा प्योर है। तो वो उसको भी इन्वॉल्व करिए उसमें। तो दिस इज़ व्हाट एग्री को, मैं तो इसको कहूँगी कल्चर को भी इन्वॉल्व करिए। अगर आप एक ऐसा टूरिज़्म डेवलप करते हैं जिसमें आप अपनी कल्चर को प्रमोट भी करते हैं, एट द सेम टाइम विजिटर को अपने कल्चर में इन्वॉल्व करते हैं। बाहर से जो इंसान आता है, आई स्टिल रिमेंबर, मेरी एक कज़न आई थी, उसके बच्चे नानी हाउस इसलिए आते थे कि उनको, वो वहाँ से आते थे यूएस से, और 1 मंथ की बच्चे ना थोड़ा देखें अपने रूट्स को जाने, तो वो कहते थे नानी हाउस जाना है, वो वहाँ पे हमें काऊ देखनी है कि काऊ मिल्क कैसे देते हैं। हमें एक छोटी सी बात है। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ एपण होता है, या हमारे यहाँ ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीड़ होता है, चीड़ कि उससे हम बहुत सारे क्राफ्ट बनाते हैं, छोटी छोटी बास्केट बनाते हैं। तो डेवलप 2 to 3 आवर्स का ऐसा प्रोग्राम कि आप उनको इन्वॉल्व करिए। कोई इतनी दूर से आया है, यहाँ दिल्ली बॉम्बे तो है नहीं कि वो मूवी ये देखे, या मूवी भी क्या देखेगा, इधर घूमेगा, या ऐसा रज़म-मजाज तो नहीं है ना उसको। तो बिल्कुल उसको कोई ऐसी चीज़ देखनी है, कुछ नई, एनवायरनमेंट के करीब, आपको नेचर से जुड़ना है, तो आप उनको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करिए। उनका छोटा सा एक एपड़ का सेशन करा दीजिए, उनको थोड़ा सा बताइए, अपना एक छोटा सा म्यूज़ियम रखिए, एक वर्कशॉप से रखिए कि हमारे यहाँ ये जो एपड़ के अलावा ये जो
पिछौड़ा होता है ना, हाँ। उससे भी जो क्राफ्ट बन रहा है या ये इस सब में इनको इन्वॉल्व करिए, दे रियली एंजॉय इट, उनको बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। ट्रैकिंग पे ले जाइए, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ऐसा लोग कर रहे हैं। मैं एक और नाम मेंशन करूँगी, जैसे मैं चंपावत में थी, यहाँ जोलीकोट में आने से पहले आई वॉज इन चंपावत। तो मैं वहाँ पे एक फार्मर, 2 होम स्टेज मैंने विजिट किए थे। एक फार्मर है, ही इज़ बेसिकली एन इंजीनियर। वो कोरोना टाइम में ही केम बैक। इसका नाम है राकेश उपाध्याय, एंड ही इज़ फ्रॉम विलेज कॉल्ड बुंगा फरत्याल। तो उन्होंने, ही हैज़ अ डेयरी, 10 गाय हैं शायद उसके पास, और मे बी मोर, अभी मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन ही हैज़ डेयरी और ही हैज़ अ नेचुरल फार्मिंग यूनिट। वो सारा काम अपना नेचुरल करता है, केमिकल्स यूज़ नहीं करता, तो सारी चीज़ें नेचुरली ग्रो करते हैं। तो उसके पास वो भी है, उसके पास वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, और उसके पास बैकयार्ड पोल्ट्री है, उसने कुछ डॉग्स रखे हैं, उसके पास ऑर्चर्ड है, और उसके पास ही हैज़ डेवलप्ड अ होम स्टे। अपने पुराने घर को उसने होम स्टे में कन्वर्ट कर रखा है। तो जब उसके यहाँ कोई भी आता है विजिटर, तो उस पूरे एक दिन के लिए नहीं आता है वो, दे प्लान अ विजिट ऑफ 3, 4, 5 डेज, 1 वीक का भी लोग लेके आते हैं प्लान, एंड वो उनके यहाँ रहते हैं। जो भी उसके यहाँ एक बार आके आता है, दे कम बैक। तो वहाँ पे वो दे गेट कनेक्टेड टू द कल्चर। Exactly, हाँ, नॉट ओनली कल्चर, हाँ, दे गेट कनेक्टेड टू द कल्चर, दे गेट कनेक्टेड टू द नेचर, एंड कई बार वो योगा वगैरह भी करते हैं, एंड कहते हैं ना काइंड ऑफ डिटॉक्स वो होता है वहाँ पे उन लोगों का। एंड व्हेन दे गो बैक, तो बहुत अच्छी तरीके से वो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द आस्पेक्ट, वन ऑफ द, मुझे कहना चाहिए, कह सकते हैं ना आप, एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप रूरल यूथ इस काम को कर सकते हैं। उसकी वाइफ पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी उसके साथ काम करती है, एंड गाय का, जैसे गाय मिल्किंग कहते हैं ना, तो वो शी डज इट हरसेल्फ। जबकि दे हैव मिल्किंग मशीन है, बट वो उसको यूज़ नहीं करती, वो वही खुद करती है। तो दे आर काइंड ऑफ रोल मॉडल्स फॉर अवर यूथ। वो उनको देखें, एंड अदरवाइज ही इज़ एन इंजीनियर, ही वॉज अर्निंग वेल, बट वंस ही केम बैक, ही सेड नहीं, अब यहीं रहना है, यहीं करना है, एंड बहुत अच्छा कर रहा है, ही इज़ डूइंग वंडरफुली वेल। ऐसे ही बाकी हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से बाहर जाएं, और इतना टफ है, लोग वापस आ रहे हैं वहाँ से, आपके पास तो है इतना कुछ, जस्ट डू इट लाइक दैट ना। अपनी लोकल क्विज़िन सर्व करिए, रस भात दीजिए उनको, भटकी चुकानी कहते हैं, ये सारी चीज़ें, एंड दे रियली रियलिश इट। हम गोवा जाके कभी भी चाउमीन नहीं खाते, हम वहाँ की चीज़ें ढूंढते हैं ना, कुछ लोकल तो वो ही चीज़ यहाँ पे इन लोगों के साथ है। तो बच्चों को इससे थोड़ा सा, मुझे लगता है, कहते हैं ना कि प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं उनको ज़रूर विजिट करना चाहिए। ऐसे एक और कपल है वहाँ पे, मयंक पुनेठा एंड दिशा, वो भी दे आर डूइंग द सेम थिंग। उनके पास भी डेयरी है, डेयरी का बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर। तो इस तरीके से बाकी हमारे बच्चे भी लेकिन कर सकते हैं दिस एग्रो इको। वैसे एग्रीकल्चर का देखा जाए तो इंडिया की मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन है हमारी जनरेशन में कि एग्रीकल्चर मीन्स जस्ट फार्मिंग। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट अभी के यूथ्स में कि क्या करियर ऑप्शंस इस फील्ड में खुल सकते हैं रिलेटेड टू योर फील्ड? राइट, सी एग्रीकल्चर अलोन, सी एग्रीकल्चर इज़ एन ऑक्यूपेशन जिसमें बहुत मेहनत तो है, आई वोंट से चैलेंजेस भी हैं, एंड इसीलिए हमेशा हम लोग ये बात करते हैं कि जो अगर रूरल यूथ इसमें आता है, जैसे ये एक अप्लाइड चीज़ हो गई एग्रो इको हॉर्टी टूरिज्म, राइट। इसी तरीके से एक टर्म होता है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाइड या इंटीग्रेटेड। नेवर गो फॉर वन थिंग। अगर आप सिर्फ ये कहते हो कि नहीं मैं धान गेहूँ नहीं लगाता, तो आपको कभी भी उतना फ़ायदा नहीं होगा। और पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में जहाँ लैंड होल्डिंग्स बहुत बड़ी नहीं है, पर्टिकुलरली इन हिल्स, अगर मैं हिल की बात करूँ, दे शुड ऑलवेज गो फॉर इंटीग्रेटेड। जहाँ पे आपके पास, अभी मैंने परसों एक फार्मर विजिट किए थे, आई जस्ट डोंट रिमेंबर हिज नेम, लेकिन मैं रामगढ़ की तरफ उनका घर है, जूतिया करके गाँव है। तो उसमें क्या था, उन्होंने क्या क्या चीज़ करी थी, उन्होंने एक छोटा सा मैरिज हॉल भी बनाया है वहीं पे, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। उन्होंने वहाँ पे फ़िश का पॉन्ड भी रखा है, ट्राउट लगा रखे हैं, ट्राउट फिश का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास रेगुलर आने वाला पानी था, ट्राउट के लिए वो ज़रूरत है। तो ही हैड पोल्ट्री प्रोडक्शन देयर, ही हैड डेयरी का भी सेक्टर है, फ्लावर पे वो काम कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो बाकी उनके ऑर्चर्ड भी है।
व्हाट आई मीन टू से कि एक चीज़ पर डिपेंड मत करिए, गो फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच। रिस्की फैक्टर भी है। हाँ, फार्मर ही एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसकी तिजोरी आसमान के नीचे होती है और खुली होती है। ही हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। बहुत डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट इज़ नॉट वेरी ईजी, बट इट इज़ नॉट दैट टफ एज वेल। और थोड़ा सा अगर मिलजुल के करेंगे, क्योंकि अगेन मार्केटिंग इज़ एन इशू, बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं ना कि आपको उतना प्राइस नहीं मिलता, फार्मर के पास बैठिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, राइट फ्रॉम अवेलेबिलिटी। दो तरीके से आप डिवाइड करिए, जैसे मैं लिंकेज कहते हैं ना, लिंकेज इज पुअर, उस लिंकेज को हमें ठीक करना है फार्मर के लिए। एक होती है जो प्रोडक्शन साइकिल से पहले की है, उसे कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, प्लांट इनपुट, ऑल काइंड्स ऑफ इनपुट। सही दवाई नहीं मिल रही है, स्पूरियस दवाई मिल रही है, सही फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, तो एक तो वो अवेलेबल हो, राइट। वो अगर वो ग्रुप में मिलकर काम करेंगे ना, तो ये सबके लिए अप्रोच भी ईजी होगी ना। एक किसान को तो थोड़ा सा चाहिए, बट व्हेन यू गो टू बाय समथिंग इन बल्क, तो आपको वो सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है, आप एक साथ जाके ला सकते हो। दूसरा, अच्छी क्वालिटी का इनपुट नहीं मिल रहा है, अच्छा टेक्निकल अगर वो नोहाव नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ शुरू होती है, वो शुरू होती है प्रोडक्शन साइकिल के बाद, उसे कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। कि आपने प्रोड्यूस तो कर लिया, पुअर शेल्फ लाइफ होती है वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह की, खराब हो गया, ग्लट आ गया, उतना अच्छा दाम नहीं मिला, उसके लिए फिर पॉलिसी मेकर्स को भी थोड़ा ध्यान देना है कि उनको इनकरेज करें। वो तो ग्रुप में काम करें ही, प्लान करें सिस्टमेटिकली, और थोड़ा सा पॉलिसी मेकर फिर उनकी हेल्प आउट करें कि भाई अगर हमारा फार्मर रूट्स पे वापस आ रहा है या हमारे यूथ बच्चे वापस आ रहे हैं, तो दे शुड बी व्हिच मेजर्स यू सजेस्ट टू द पॉलिसी मेकर्स। बट पॉलिसी मेकर, पहले तो मैं बच्चों को कहूँगी, तो हमारा रूरल यूथ है, दे शुड कम बैक टू देयर रूट्स, राइट, वापस आएँ। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, हिमाचल का एग्रीकल्चर यहाँ के एग्रीकल्चर से सुपीरियर, उत्तराखंड की बात, क्योंकि मैंने यहाँ काम किया ना, बहुत सुपीरियर है। कुछ मायने में गड़बड़ भी है, बहुत उनकी लैंड खराब हो गई है। वहाँ का एप्पल में 16 स्प्रे होता है, हमारे यहाँ नहीं है। ये पॉजिटिव साइड है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये जान के होना चाहिए कि हमें पता है कि ये केमिकल यूज़ करना है, हम केमिकल नहीं करेंगे, हम ऑल्टरनेट मेथड पे जाएंगे। तो ठीक है, तो यूथ्स को तो ये है, कम बैक टू योर रूट्स, नॉट ओनली यूथ्स बट रिटायर्ड जितने हैं उनके लिए भी मेरा एक बहुत निवेदन है कि थोड़ा वापस आएँ गांव की ओर, क्योंकि जब गांव वापस आते हैं लोग, मडला के गांव है चंपावत में, वहाँ एक प्रकाश उपाध्याय जी हैं, वो अपना सब जहाँ पे काम करते थे वो छोड़ने के बाद ही हैज सेटल्ड इन हिज ओन विलेज। तो ऐसे जब आते हैं, ऐसे ही एक राजेंद्र पुनेठा जी हैं, वो वैसे तो उन्होंने नौकरी भी चंपावत में करी है, लोहाघाट में करी है, लेकिन अभी उन्होंने अपना पूरा सारा सिस्टम, और उनके बेटे ने अपने गांव का नाम है भोमलाई, वहाँ पे करा हुआ। तो ऐसे जब लोग वापस आते हैं ना, तो बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ही और अब पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या है कि लोग वापस क्यों आएंगे, जब उनके लिए वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी एजुकेशन। भाई अगर कोई अपने देश में ही आके काम करना चाहता है, गांव में आके रह के काम करना चाहता है, बच्चों की एजुकेशन नहीं होगी तो नहीं आएगा ना। तो अच्छे स्कूल्स, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड अच्छी कनेक्टिविटी फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। हालांकि हो भी रहा है, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं चंपावत में थी तो एक बात बड़ा अच्छा था, हल्द्वानी से चंपावत के लिए डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी है। एंड नॉट ओनली चंपावत, अल्मोड़ा के लिए है, बागेश्वर के लिए भी है, और अब तो शायद नौकचिया ताल से डायरेक्ट देहरादून जुड़ा है। तो ये इस सब से होने से ये होता है ना कि अगर कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो दे आर नॉट टोटली कट ऑफ। और थोड़ा सा अब जैसे नई चीज़ें आ रही हैं, नई जगह एम्स खुल रहे हैं, नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह ना होके सेंट्रली, एक ही दिल्ली, मुंबई, 4, 5, 8, 10 सिटीज़ में नहीं होके थोड़ा सा नीचे भी आएगा, ग्रास रूट लेवल पे भी आएगा, तो लोग दे विल कम बैक। अदरवाइज अगर वहाँ की हवा अच्छी है, वहाँ की मिट्टी अच्छी है, पीपल आर कमिंग टू स्टे देयर एंड अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए कर रहे हैं ना, तो वो हमारे बच्चे क्यों नहीं आएंगे। तो बच्चों को ये मैसेज है कि प्लीज़ अपनी रूट्स पे वापस आइए, बाकी लोगों को भी, और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये है कि फैसिलिटेट दें।
अगर कोई ये सोच के आता है कि मुझे अपना, जैसे राकेश उपाध्याय ने कहा, अब वो उतना सब कुछ कर पाए विद सपोर्ट ऑफ सिस्टम, अगर वो सपोर्ट सिस्टम से नहीं मिलेगा तो बच्चा फिर वापस नहीं आएगा। तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए है मेरा, और बाकी बच्चों के लिए ये है कि अपने रूट्स में वापस आइए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत कुछ है हमारे इस ज़मीन पे हमारे पास। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक। That was really an insightful session. Thank you so much, ma'am, for joining us today. Thank you so much. This was Before We Are Ready. We'll see you in the next conversation. Thank you.